Hello students, this is video number 10 of electromagnetic induction and second video of motion EMF. इसको अंडरस्टैंड करते हैं ज़रा मोशन EMF को और ज़्यादा डिटेल में। ये आपकी नेक्स्ट प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम के अंदर आप क्या देख पा रहे हो, इस प्रॉब्लम के अंदर हम सबसे पहली चीज़ ये देख पा रहे हैं कि ये तो हमने पहले भी किया है, मोशन ईएमएफ जैसा तो लग नहीं रहा ये। तो इस प्रॉब्लम को मोशन ईएमएफ के एंगल से सोचना किस तरह से सोचा जाएगा, ये जरा सुनना। मोशन ईएमएफ की लैंग्वेज में इसको कैसे अंडरस्टैंड किया जाएगा, ठीक है। पहली बात तो ये कि ये एक क्लोज्ड फिगर है। क्लोज्ड फिगर है तो एल वेक्टर किसके बराबर होगा? देखो, अगर ऐसी फिगर थी पिछली बार, ये जो मैंने साइड पे बनाई ऐसी फिगर थी, तो आपका एल वेक्टर ये था, ये दिस वॉज द एल वेक्टर। अब अगर पहले से ही क्लोज्ड हो तो एल वेक्टर कितना हुआ? 0। तो मोशन ईएमएफ ने इस लैंग्वेज में आंसर दिया कि भाई इसका आंसर आपका क्या आएगा? 0। इसका आंसर आपका ईएमएफ का 0 आएगा। लेकिन जो हमने प्रीवियस टॉपिक पढ़ा था जिसके अंदर हम डी से सारे क्वेश्चंस कर रहे थे, उसमें हमने देखा कि भाई ये तो एक क्लोज लूप है, ये एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जिस समय घूमेगी तो अल्टीमेटली ईएमएफ इंड्यूस क्या होगा? 0। अल्टीमेटली ईएमएफ इंड्यूस क्या होगा? 0। अच्छा, ये जो एल वेक्टर का कॉन्सेप्ट है ना आपका, ये वाला जो मैं ऐसे बनाता हूं, दिस इज ओनली एप्लीकेबल, याद रखना है प्लीज, गड़बड़ ना हो जाए हमसे कहीं। दिस इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन V एंड B आर कांस्टेंट। ये अपने पास लिख के रखना, ठीक है। नहीं तो फिर आपको वो इंटीग्रेशन का मेथड लगाना पड़ता है अगर ये V और B कांस्टेंट ना हो तो। लेकिन अगर कांस्टेंट हो तो वेरी सिंपल, आपने सीधा सीधा ये ऐसे इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बना लेना है, ठीक है। जो आपको पहले भी मैंने फोर्सेस के टाइम पे भी ये चीज़ सिखाई थी कि किस तरह से आपने बनाना। जैसे हमने इस तरह का कोई वेक्टर है, दिस इज द एल वेक्टर, ये जो मैं रेड में ड्रॉ किया, दिस इज द एल वेक्टर। लेकिन ये जो एल वेक्टर का कॉन्सेप्ट आप डायरेक्ट कर रहे हो, दिस इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन V एंड B, मतलब वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर कांस्टेंट। ये नोट किया। अब चलते हैं आगे। अब इसमें क्या समझने वाली बात है कि इसका ईएमएफ 0 आएगा, ये मालूम है हमें, नेट ईएमएफ इज इक्वल टू 0 होगा। लेकिन जरा बाय पार्ट्स देखते हैं कहां कहां पे क्या क्या ईएमएफ होगा मोशन ईएमएफ का कॉन्सेप्ट लगा के। ए बी में कितना होगा, सी डी में कितना होगा, बी सी में कितना होगा, एवरीवेयर। हम उसको जरा कॉन्सेप्ट को जरा समझते हैं हर एक रो में। अब आप देखना जरा ध्यान से। एक अच्छी चीज क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, मैं आपको बता देता हूं। एक चीज क्या पॉजिटिव है कि यहां पे जो आपका वी वेक्टर है, ये देख रहे हो, दिस इज वी वेक्टर फॉर मैं ए बी सेक्शन को उठा लिया पहले मैंने, ए बी रॉड को जब मैंने उठाया उसके लिए वी बी एंड एल, ऑल द थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एंड व्हेन इट हैपन्स, ऐसा जब भी हो तो आपने कोई कॉस थीटा साइन थीटा की टेंशन नहीं लेनी, आपका डायरेक्ट आंसर आएगा वी एल बी। रिमेंबर इट ऑल्सो, ठीक है। अब वो तो है ही है यहां। अब हम इधर का निकालेंगे। आपको एक चीज नजर आनी चाहिए यहां पे सबसे पहली, दैट इज क्या कि इसमें आपका ये देखो, आप देखोगे जरा, इसमें आपका वेक्टर की बता रहा हूं आपको, V क्रॉस B ले रहा हूं। आप ध्यान से प्लीज देखोगे जरा अच्छे से, ठीक है। जब मेरा हाथ कैसा दिखाई दे रहा है, मैंने स्क्रीन के ऊपर हाथ रखा है ना अपना। क्यों? मेरी फिंगर्स कहां अलाइन होनी चाहिए? मेरी फिंगर्स किसकी तरफ अलाइन होनी चाहिए बताओ? मेरी फिंगर्स अलाइन होनी चाहिए V वेक्टर की तरफ। तो ये है V वेक्टर की तरफ। कहां घुमाऊं इन फिंगर्स को मैं? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, बी की डायरेक्शन में घूम रही हैं बिल्कुल। थंब कहां है? ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ थंब मुझे क्या क्या सिग्निफाई कर रहा है? वो मुझे ये सिग्निफाई कर रहा है कि A इज एट हायर पोटेंशियल। तो लेट्स मेक A एट हायर पोटेंशियल। तो ये इसका EMF डेवलप हो गया AB के अंदर।
जब ए बी के अंदर ये ईएमएफ डेवलप हुआ, अब सी डी का, अब ए सी का निकालते हैं, ए सी का। अब ए सी ध्यान से सुनना, ए सी कैसे करेंगे, ठीक है। ए सी के लिए फिर से मोशन ईएमएफ का कॉन्सेप्ट। आप इसकी वेलोसिटी है कहां, इसकी वेलोसिटी तो इधर है, इधर जा रहा है, और इस वेलोसिटी के होने के कारण, इस वेलोसिटी के होने के कारण जब आपका v क्रॉस बी आएगा ना, जब आप v क्रॉस बी निकालोगे, v क्रॉस बी की ये डायरेक्शन आएगी, विच इज परपेंडिकुलर टू द लेंथ, विच इज परपेंडिकुलर टू द लेंथ। किसकी डायरेक्शन है ये जो मैंने बनाई ऊपर, v क्रॉस बी की। when it is perpendicular to the length, when it is perpendicular to the length, that means cos 90, क्योंकि हमने L और इसका आपस में क्या लेना होता है, डॉट प्रोडक्ट। तो जब इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है तो cos 90 आएगा, तो cos 90 का मतलब क्या हुआ, जीरो। तो इसका मतलब AC में आपका EMF जो इंड्यूस होगा वो जीरो होगा, AC में जीरो। AB का मैंने बना दिया, वैल्यू नहीं लिखी, सॉरी मैं लिख देता हूं BLV। V is the velocity, L is the length of the conductor AB। AB कंडक्टर की जो लेंथ होगी वो है ये। एक और लैंग्वेज में मैं आपको बता सकता हूं कि ये जीरो क्यों आया, ठीक है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड आपको दिख रहा है ना, इसको थ्रेड्स मानो। क्या मानो, थ्रेड्स। ये ऐसे दूर दूर थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस पे ये थ्रेड्स लटके हुए हैं। तो जो वाली रॉड, जब आप आगे बढ़ोगे, ये वाली रॉड जो है, कौन सी वाली, ए बी वाली और सी डी वाली, ये दो रॉड्स ए बी और सी डी, ये इन थ्रेड्स को काटेंगी, लेकिन एसी नहीं काट पाएगा। एसी तो पैरेलल चल रहा है उनके साथ, तो एसी उन थ्रेड्स को नहीं काट पाएगा। अब थ्रेड्स को काटने के लिए आपको कैसे मूव करना पड़ेगा, थ्रेड्स को काटने के लिए आपको कैसे मूव करना पड़ेगा, ऐसे। ये देखो मेरा पेन देखना ध्यान से, इसको कैसे मूव करना पड़ेगा, ऐसे। ऐसे जब मूव करेगा तो तभी थ्रेड्स कटेंगे ना, ऐसे मूव करने पे थोड़ा थ्रेड्स कटेंगे, ऐसे थोड़ा कटेंगे। काटना होगा तो ऐसे काटेंगे ना। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी हैं, ऐसी, परपेंडिकुलर टू योर स्क्रीन, परपेंडिकुलर टू योर स्क्रीन। तो उनको काटना है तो ऐसे काटेंगे ना, ऐसे ऐसे। तो ऐसे कौन काट पा रहा है, ए बी और सी डी। ये कौन जा रहा है, ये कौन से जा रहा है, ए सी और बी डी। तो इसलिए उन दोनों में ईएमएफ इंड्यूस होता है, इसलिए कटिंग इंपॉर्टेंट होती है इन फ्लक्स लाइंस की, ये भी याद रखना, ठीक है। ये समझ आ गया हमें। अब देखो, इसलिए मुझे एसी के लिए कोई इतनी भयानक कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर क्या आता है, जीरो। सीडी का निकालते हैं, सीडी का निकालते हैं। सीडी का जब निकालोगे तो सीडी का निकाला तो उसका भी कैसा आ रहा है, उसका भी ऐसा ही आ रहा है जैसे ए बी का आ रहा था, ऐसा। कितनी वैल्यू इसकी, लेट इट बी ई। इसकी भी कितनी वैल्यू, बराबर ई। ई है कितना, बी एल वी। अब इस लूप के अंदर केवीएल लगाओ जरा। केवीएल जब लगाओगे, प्लस ई माइनस ई, नेट ईएमएफ कितना आया, नेट ईएमएफ कितना आया, प्लस ई माइनस ई। आता है निकालना या वो भी भूल गए हो, प्लस ई माइनस ई, राइज ड्रॉप, इसलिए दोनों बराबर, और आंसर क्या आ गया, जीरो। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, ठीक है। इसी तरह का एक और क्वेश्चन दोबारा करवाऊंगा और वहां रिजल्ट जीरो नहीं आएगा, ये भी मैं बता देता हूं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन करवाऊंगा, सेम कॉन्सेप्ट पे, आप ही करोगे मेजॉरिटी, में हिंट दूंगा उसमें बस। तो इस तरह से ये रिजल्ट आ गया आपका, नथिंग इज डिफिकल्ट इन इट। तो इसलिए ईएमएफ जीरो हमने दो कॉन्सेप्ट से आपको प्रूव करके दिया। इंटरेस्टिंग था, अच्छे से कॉन्सेप्ट बिल्ड करके रखना है इसका, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दिस इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम, जहां बी और वी कांस्टेंट हैं और इस तरह की एक सेमी सर्कुलर लूप है कंडक्टर की, जो आगे की तरफ हम बढ़ा रहे हैं, आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है। आपको पूछा गया है कि ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा, किसमें, इस ए बी सेमी सर्कुलर रिंग मान लो, ठीक है। अब कितना होगा, उसके लिए एल वेक्टर का कॉन्सेप्ट, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एल वेक्टर का कॉन्सेप्ट बताया। तो एल वेक्टर के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इसका एल वेक्टर ये है, इसलिए यू कैन इमेजिन दिस होल फिगर, यू कैन इमेजिन दिस होल फिगर एज दिस। देखना मैं बताता हूं आपको, आप पूरे को इस तरह से मान सकते हो। और इस लेंथ, ये जो मैंने अभी रेड कलर की रॉड बनाई थी, वो कितनी लेंथ की थी, 2r। देखो, मतलब इसको आप ऐसा मानो, ठीक है। ये आ गया आपका ए बी, विच इज अवर मेन कंसर्न, ठीक है। और ये आ गया आपका बी। तो क्या ये भी सिंपल हो गया या नहीं, फिर से तीनों चीजें आपस में परपेंडिकुलर है, लेंथ वेक्टर, बी वेक्टर और बी वेक्टर। बी वेक्टर, ये बी नहीं ले लेना, ये तो ए बी लेंथ है,
ठीक है, ए बी लेंथ कितनी है 2r, ठीक है। अच्छा हायर पोटेंशियल पे कौन होगा, ए या बी, ए या बी, चेक करो, कितनी बार चेक करवाऊँ आपको, हमेशा चेक करो इसको कि ए हायर आएगा या बी हायर आएगा। तो ए हायर आएगा या बी हायर आएगा, आओ देखें, आओ देखें। देखो मैं बता देता हूँ, गायब हो गया वो, लेकिन मैं तब भी बता देता हूँ। ये आपकी एल वेक्टर जिसकी लेंथ कितनी है 2r, वो आपको मैंने बताया कैसे, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड आपका ये है, शॉर्टकट में अगर बनाना हो तो, ठीक है। तो ये देखो, ये देखो मेरी फिंगर्स किसके साथ अलाइंड है, स्क्रीन के ऊपर है मेरा हाथ, बस ध्यान रखना ये चीज। और ये फ्रंट कैमरा ऑन है, बस ऐसे समझो इस बात को, ठीक है। तो ये मेरा हाथ किसके साथ अलाइंड है, बी वेक्टर के साथ। मैंने ऐसा क्यों हाथ रखा, ऐसे क्यों नहीं रखा, ऐसा रखा है, क्यों, क्योंकि मेरी फिंगर्स कर्ल करनी चाहिए किसकी तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। अगर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होता तो ऐसा आता, आ सकता है बाहर वाला भी, क्यों नहीं आ सकता, ठीक है। अभी लेकिन अंदर है, इसलिए मेरी फिंगर्स इधर कर्ल की, मेरा थंब ये है मेरा थंब। तो थंब मेरा कहां पॉइंट कर रहा है, ए को या बी को, ए को। तो इसलिए इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपका ए जो है वो हायर पोटेंशियल पे होगा, जो आपका ए है दैट विल बी एट हायर पोटेंशियल। तो ए का हायर पोटेंशियल होना, आपको ए क्रॉस बी मैं दिखा देता हूं कहां आएगा। ए क्रॉस बी आपका ये आएगा, देखना ए क्रॉस बी बना रहा हूं, ये आएगा ए क्रॉस बी। जो लेंथ के साथ कैसा एंगल है, जो लेंथ के साथ कैसा है 0 डिग्री एंगल, वो सोचने की जरूरत ही नहीं है। ये ए क्रॉस, ये आपका है वी क्रॉस बी, ये है वी क्रॉस बी, वो मैंने ले लिया वो लेंथ के साथ। इसलिए कॉस साइन इसमें दोनों नहीं आते, इसलिए आपको बोला था डायरेक्ट याद रख लो क्या बी एल वी, और आंसर क्या आएगा ज्यादा टाइम वेस्ट करने के बिना, ए इज एट हायर पोटेंशियल। क्यों हायर पोटेंशियल, क्योंकि ये इसके साथ आया, तो इसलिए ए इज एट हायर पोटेंशियल, बी इज एट लोअर पोटेंशियल। सो ऐसे नहीं लिखना ई, आपने लिखना है वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू बी एल वी, बी एल वी टू वी आर वी इज द आंसर। किसका आंसर, वी ए बी का। वी ए बी भी लिख सकते हैं वी ए माइनस वी बी को, और वी बी माइनस वी ए को क्या लिख सकते हैं, वी बी ए, ये भी याद रखो। हो गया ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दिस इज अवर नेक्स्ट प्रॉब्लम, फिर से क्लोज लूप है। नेट ईएमएफ का आंसर क्या आएगा, 0। नेट ईएमएफ का आंसर भी 0 इस तभी आता है, ये भी याद रखो, नेट ईएमएफ का आंसर तभी 0 आता है जब बी कांस्टेंट हो, ऐसे नहीं, और वी भी कांस्टेंट हो, ठीक है। क्योंकि फिर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना हो जाता है, 0। क्लोज्ड फिगर के लिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 0, तो इसलिए वी और बी भी कांस्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट तभी लगेगा जब वी और बी कांस्टेंट्स होंगे, इसलिए एल वेक्टर यहां 0 है। एल वेक्टर के 0 होने के कारण यहां पे नेट ईएमएफ इक्वल टू क्या आएगा, 0। फर्स्ट क्लियर हो गया हमारे को, पहला हो गया 0 बाई आंसर, ठीक है। ये तो होगी कहानी खत्म। इंटरेस्टिंग, वो तो पहले से ही पता था, वीपीआर किसके बराबर होगा, आओ देखें। वीपीआर के लिए मैं पहले ये बना लेता हूं, ये बन गई भाई इसके लिए रॉड एल वेक्टर। जब ये बना, आपको अभी मैंने बताया, अभी मैं बता रहा था कि थ्रेड्स कट होने चाहिए, ट्रीट देम एज थ्रेड्स, तो ये थ्रेड्स कट होने चाहिए। ऐसी लाइन कैसे कट करेगी थ्रेड्स को, थ्रेड्स को इससे कट होते हैं, इससे टेढ़े ऐसे चले जाए तब भी चलेगा, ऐसे ये देखो ऐसे चला जाए तब भी चलेगा, ऐसे टेढ़ा भी चल जाए, जो बिल्कुल ऐसे जाएगा वो कैसे कट करेगा, वो नहीं कट कर सकता। इसलिए पी आर के लिए ये भी 0, इसका आंसर भी 0। नेक्स्ट करना है कौन सा, नेक्स्ट क्या लिखा है, क्यू एस के लिए आंसर आएगा, लेंथ कितनी 2r, इसकी लेंथ कितनी है 2r, ठीक है। कौन हायर पोटेंशियल, ये देखो हायर पोटेंशियल Q। मैं ये भी बता देता हूं, अगर मान लो मैंने मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ लिया होता तो कौन सा मुश्किल था, ये लो बाहर की तरफ होता तो ऐसा आता, थंब नीचे आता, S हायर पोटेंशियल पे आता, यहां पे Q हायर पोटेंशियल पे आ रहा है। तो जब Q हायर पोटेंशियल पे आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, Q हायर पोटेंशियल पे आ रहा है तो मैंने क्या निकालना है, QS
ठीक है, क्यू एस पॉजिटिव आएगा, क्यू एस पॉजिटिव आएगा, कितना आएगा, वी इंटू 2R, खत्म। इतना ही आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, अब क्या निकालना है, वी पी क्यू। ठीक है, पी क्यू और पी एस दो चीज़ें निकालनी और बची हैं हमारी, तो ये सब आना चाहिए आपको निकालना। मैं एक बता देता हूँ पी क्यू कैसे निकालेंगे। ठीक है, पी क्यू कैसे निकालेंगे उसके लिए देखते हैं। पी क्यू के लिए बनाओ पहले, देखो अब इसमें ये एंगल कितना होगा ये फाइंड करना है, मान लो हमें। ठीक है, तो एंगल का पता लगाते हैं पहले। मैं एंगल का अलग से पता लगाता हूं। देखो, छोड़ दो पहले, वेलोसिटी को छोड़ देते हैं। ठीक है, एंगल दिखाता हूं आपको और वैल्यू निकाल लेता हूं इस एल वेक्टर की कितनी है। ये आ गया, ये आर, ये भी आर, फाइन। तो ये कितना होगा पाइथागोरस थ्योरम से, √2R। कितना होगा, √2R, फाइन। √2R निकाल लिया। इसकी लेंथ, ये एंगल कितना होगा, 45 डिग्री। ये देखो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये 45 डिग्री एंगल आ गया। तो एंगल 45 डिग्री है, ये हमें समझ आ गया, फाइन। चलो वापस चलते हैं, मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया। अब देखो, अब ये जा रहा है इधर, जा ही रहा है ना, ये देखो ये कॉमन जा रहा है, तो ये भी आगे इधर ही जाएगा। ये एंगल 45 अभी निकाला, ये 45 है तो ये भी 45 ही होगा, घबराना नहीं। 45 डिग्री, ये V। अब हमने निकाला क्या, V क्रॉस B। V क्रॉस B इधर आएगा, देखो मैं बताता हूं आपको। V के परपेंडिकुलर आता है वो, B के भी परपेंडिकुलर आता है, बट B के परपेंडिकुलर बनाना तो क्या मुश्किल है ही नहीं। तो वो ऐसे आएगा V क्रॉस B। देखो ये है आपका V क्रॉस B, ये है आपका V क्रॉस B। फाइन। इसका एंगल इसके साथ कितना है ये निकालना है हमने। ठीक है, कितना होगा वो, 45 डिग्री। वो भी 45, क्योंकि ये टोटल 90 है, तो 45 डिग्री एंगल आ गया, तो निकल गया 45 डिग्री। जब एंगल आ गया इस, क्योंकि इस वेक्टर का एंगल मुझे किसके साथ चाहिए होता है, इस वेक्टर का एंगल मुझे चाहिए होता है एल वेक्टर के साथ, वो 45 डिग्री है, उसके साथ कॉस लगना है, उसके साथ कॉस लगना है। और V और B के बीच का जो एंगल होता है उसके साथ साइन लगना होता है, लेकिन वो तो 90 है। V और B के बीच का एंगल कितना है, 90, तो उसकी टेंशन नहीं है, वो सीधा सीधा आंसर आ गया VB, वो सीधा सीधा आंसर आ गया VB। VB L, अब क्या लगना है, कॉस, कितना, 45। L कितना है, लेंथ कितनी है इसकी, बताया था मैंने अभी निकाल के, √2R। कॉस 45 कितना है, 1/√2। कट गया, √2 कट गया, आंसर पता क्या आया, आंसर आ गया VBR। किसका आंसर, VBR। VBR किसका आंसर आया, PQ का। ठीक है, अच्छा VPQ। अब P हायर पोटेंशियल पे कि Q हायर पोटेंशियल से, वो भी निकालो। वो तो सीधा दिख रहा है, ये किसके पास है, किसके साथ छोटा एंगल बना रहा है, चलो ऐसे बोल लो, किसके साथ छोटा एंगल बना रहा है, Q के साथ, तो Q हायर पोटेंशियल पे है, इसलिए ध्यान देना प्लीज। इसलिए VPQ का आंसर मैं लास्ट लिख रहा हूं इस वीडियो की कहानी, -VBR है, और VQP + VBR है। अच्छे से ये प्रॉब्लम्स करो, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, अच्छे से ये सुनी होंगी प्रॉब्लम्स, अच्छे से ये वीडियो देखी होगी, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आ सकती। ठीक है, तो एक वीडियो और बनेगी मोशन EMF पे,
उसके बाद मोशन ईएमएफ को क्लोज करूँगा, फिर आगे कुछ और कहानी पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।